बेटा आपको याद है जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का इंट्रोडक्शन किया हुआ था, ठीक है। और आज हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे और इसके बाद उससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है बुक में, एक्सरसाइज 6.2, उसको भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि जब हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था तो उसमें क्या क्या कंडीशंस थी उनकी, एक बार थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा कि इंक्रीजिंग फंक्शन जो होंगे वो दो तरह के होंगे, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा नॉर्मल इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या केवल इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन है कि इफ x1 इज लेस देन x2 that this implies that f of x1 is less than f of x2, या उसका जो अवकलज होना चाहिए फलन का f डैश x वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि इफ x1 इज लेस देन x2 implies that f of x1 is less than or equal to f of x2, या जो डेरिवेटिव होगा फलन का वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसके बाद जो डिक्रीजिंग फंक्शन थे वो भी दो तरह के, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और दूसरे नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की जो कंडीशन है वो ये है कि इफ x1 इज लेस देन x2 implies that f of x1 is greater than f of x2, या उनका जो अवकलज होता है उन फलनों का वो 0 से छोटा होता है, नेगेटिव होता है। या सिंपल डिक्रीजिंग फंक्शन या नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन जो होते हैं उनमें x1 इज लेस देन x2 implies that f of x1 is greater than or equal to f of x2, या तो f of x1 का मान f of x2 के इक्वल होता है या f of x1 की वैल्यू f of x2 से बड़ी होती है। या एक और कंडीशन है कि f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो f डैश x होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। सॉरी। अब हम इन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल सबसे पहले करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, आप देखिए लिखा हुआ है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f of x इज इक्वल टू 7x माइनस 3 कैपिटल R पर वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। f of x इज इक्वल टू 7x माइनस 3 और जो कैपिटल R दिया है व्हाट इट मीन्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अब ये एक वर्धमान फलन है, इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है, वर्धमान में दो आते हैं, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, नॉन डिक्रीजिंग। हम हमारे पास दो कंडीशन इसमें है। अगर हम केवल इंक्रीजिंग में इसको देखें या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी देखें तो या तो आप फलन f of x1 की वैल्यू f of x2 के से छोटी दिखा दीजिए, या तो डेरिवेटिव जो होना चाहिए वो उसका 0 से बड़ा होना चाहिए। देखिए मैं दोनों कंडीशन आपको शो करता हूं, दोनों से कैसे करते हैं क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए। हाँ, ये जो आपकी कंडीशन होगी x1 इज लेस देन और x2 लेस देन x2 implies that f of x1 is less than f of x2, या x1 is less than x2 implies that f of x1 is less than or equal to x2। ये जो दो कंडीशन होंगी फंक्शन के लिए वो केवल सिंपल फलनों में लगेंगी। ये सिंपल फंक्शंस में केवल लागू हो सकती हैं आपके, लेकिन ये जो अवकलज वाली कंडीशन है ये आपके किसी भी टाइप के फंक्शन में आप इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे मैं सिंपल तरीका लगा के दिखाता हूं आपको, देखें कैसे उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के लिए माना x1, x2 belongs to the set of all real number such that, इस तरह से कि x1
इज लेस देन x2। ये हमने मान लिया कि जो x1 है वो x2 से छोटा है, ओके, और ये रियल नंबर को बिलोंग करता है। अब आप थोड़ा सा एक चीज देखें, मैं कुछ भी कोशिश करके x1 और x2 को इस तरह का बनाना चाहता हूं, इस तरह का बनाना चाहता हूं, तो देखिए कैसे करेंगे। x के साथ 7 से मल्टीप्लाई है, मैं दोनों साइड में 7 से मल्टीप्लाई करा देता हूं। मल्टीप्लाइंग बाई 7 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 7x1 इज लेस देन 7x2। ओके, 7x1 इज लेस देन 7x2। अब मुझे तो इसको ऐसा बनाना है, तो हम दोनों साइड में 3 माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में 3 माइनस करने पर, तो ये बन जाएगा 7x1 माइनस 3 इज लेस देन 7x2 माइनस 3। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, 7x माइनस 3 है तो वो f ऑफ x की वैल्यू है, fx इज इक्वल टू 7x माइनस 3। अगर मैं आपसे ft की वैल्यू पूछूंगा तो आप मुझे क्या बताएंगे? 7t माइनस 3। fu की वैल्यू 7u माइनस 3। तो अगर मैं आपसे fx1 की वैल्यू पूछूंगा तो आप बताएंगे 7x1 माइनस 3। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें, ये 7x1 माइनस 3 जो है, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं f ऑफ x1। ओके, और 7x2 माइनस 3 है, उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। ठीक है, और अब आप देखें जरा कंडीशन के लिए कि जब x1 इज लेस देन x2 है, उस वक्त f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 हो जाने से, ये देखिए x1 इज लेस देन x2 लिया था और उसको करते करते f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 आ गया। और ये किसकी शर्त है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, इसलिए मैं लिख सकता हूं, अतः दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है। अतः दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है। ठीक है, इस तरह से ये हमको मिल गया। तो एक तरीका ये है इसको आपको शो करने का, कैलकुलेट करने का। हम चाहें तो एक तरीका हम अपना डिफरेंशियल वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन की एक कंडीशन ये है कि उसका जो अवकलज होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस f ऑफ x का अवकलन करता हूं। f ऑफ x 7x माइनस 3। अब अगर मैं आपसे इसका f डैश x पूछूंगा, यानी कि इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो आप क्या बताएंगे? 7x, 7 को लिखेंगे, x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। तो आप देखें f डैश x इज इक्वल टू 7। देखो, एक तो ये तरीका है, आप कर सकते हैं। एक तरीका मैं यहाँ पर अल्टरनेटिव आपको बता देता हूँ ताकि इसकी मदद से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 3, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 7। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आई है वो 7 के इक्वल आई है। आपको क्या लगता है कि x की जगह कोई भी रियल नंबर लिखेंगे और वो इसे 0 कर देगा या माइनस कर देगा? सोचिए जरा आप थोड़ा सा। क्या आपके पास ऐसा कोई रियल नंबर है जिसे हम f डैश x में रखेंगे और इसको माइनस कर देगा या इसको 0 कर देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि x यहां है पर यहां तो है ही नहीं।
तो आप यहां पर x की जगह कुछ भी लिखोगे उसका इफेक्ट इधर तो आ ही नहीं पाएगा ना। तो f डैश x की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? 7 रहेगी। इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर f डैश x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, जाहिर सी बात है कि दिया गया फलन निरंतर वर्धमान होगा। तो मैं यहां पर नोट कर सकता हूं, क्योंकि f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 7 है ना, और वो भी किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। f डैश x की वैल्यू हमेशा धनात्मक है, अर्थात 0 से बड़ी है। फॉर ऑल x, सारे x जो कि r को बिलोंग करते हैं उन सब के लिए f डैश x 0 से बड़ा है। इसलिए जो फंक्शन है वो कैसा है? वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान फलन। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, आप इससे भी दिखा सकते हैं। बस आपको कंडीशन केवल याद रहनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f, एक फंक्शन दिया गया है और उसकी वैल्यू है x³ माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x, वेयर x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। उन्होंने बोला दिखाइए कि ये प्रदत्त फलन जो दिया गया फलन है वो कैपिटल R पर वर्धमान फलन है, यानी कि रियल नंबर्स पर ये वर्धमान फलन है। तो देखिए इसको कैसे दिखा सकते हैं हम। इसके लिए अब देखो, क्योंकि ये फंक्शन लीनियर नहीं है, मैंने आपको बताया लीनियर फंक्शन होगा तो ये वाली कंडीशन हम अप्लाई करके इसको शो कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन लीनियर नहीं है, ये क्यूबिक फंक्शन है। अब क्यूबिक फंक्शन है तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम अवकलज वाले मेथड से कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अवकलज इसका फाइंड आउट करेंगे, अवकलज फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन इट विल बी f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, x³ का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 की जगह 3 लिखेंगे, x स्क्वायर का 2x होगा तो फिर वो सॉल्व होके 6x बन जाएगा, प्लस 4x का 4। अब थोड़ा ध्यान से आप इसको देखें, f डैश x इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1। अब देखिए 3 प्लस 1 इट विल बी 4, और इन 3 पदों से हम 3 कॉमन कर सकते हैं, तो ये बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। ठीक, और आप देखें 3, ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, आप समझ सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ f डैश x। ओके, अब आप ध्यान से देखें बेटा, जो आपका f डैश x आया है उसमें 2 पद हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ठीक है, अब ये टर्म जो है फर्स्ट टर्म आप देखें, ये कभी भी माइनस हो ही नहीं सकता। किसी भी रियल नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो ये टर्म तो कभी भी माइनस नहीं हो सकता, और ये टर्म कैसा है? कांस्टेंट, और वो भी कैसा है? पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ फॉर ऑल रियल नंबर f डैश x के जो 2 के 2 पद हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r f डैश x इज ग्रेटर देन 0। जितने भी x होंगे और जो रियल नंबर के सेट को बिलोंग करेंगे उन सब के लिए f डैश x की वैल्यू कैसी होगी? 0। आप फिर से देख लें, यहां पर x की कोई भी वैल्यू आप लिख दीजिए, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा है
तो ये हमेशा टर्म पॉजिटिव आएगा। ये पहले से ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव टर्म पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, f डैश x विल बी ग्रेटर देन 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन वर्धमान फलन है। इसलिए दिया गया फलन, वैसे तो आपको मैं बताऊं क्योंकि ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, इसलिए ये निरंतर वर्धमान फलन है। दिया गया फलन निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, वैसे उन्होंने ऐसा कुछ पूछा नहीं, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि वर्धमान है, तो जरूरी नहीं है कि आप निरंतर लिखें, आप सिर्फ वर्धमान लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही है। तो ये हमने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 8। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 पे है, सिद्ध करिए कि प्रदत्त फलन, एक फंक्शन हमको दिया गया है, that is fx is equal to cos x। fx की वैल्यू cos x है और उसमें a पार्ट है, 0, पाई में ह्रासमान है, पाई 2 पाई में वर्धमान है, 0, 2 पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। चलिए मैं सबसे पहले एक काम कर देता हूं कि इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं इसमें। तो अगर fx की वैल्यू cos x है तो f डैश x की वैल्यू क्या होगी? f डैश x की वैल्यू होगी माइनस साइन x। ठीक, अब हमको करके ये दिखाना है, उसमें कुछ पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन के, उन्हें देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है 0, पाई में ह्रासमान है, इंटरवल 0, पाई में, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, इसी से मैं आपको करके दिखाऊंगा। 0, पाई में ह्रासमान है। आप थोड़ा ध्यान से देखें, 0, पाई में, मैं आपको यहां समझाता हूं। एक छोटा सा मैं ऐसा बना लेता हूं चित्र, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। x डैश y और y डैश, 0, पाई, 0 यहाँ पड़ता है और पाई यहाँ पड़ता है, 0, पाई, ऐसे आप देखें ये पूरा 0, पाई है इंटरवल। तो ये जो 0, पाई, इसमें 0 नहीं लेंगे और पाई भी हम नहीं लेंगे, ऐसे। ठीक है, 0 नहीं लेना, पाई भी नहीं लेना, बिकॉज दिस इज ओपन इंटरवल। 0 से पाई के बीच में आप देखें जरा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, आप इन दोनों में देखिए तो साइन कैसा होता है दोनों में। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट्स में साइन x पॉजिटिव होगा। अगर साइन x पॉजिटिव होगा तो आप ध्यान से देखें, ये यहां लिखा जाएगा, तो f डैश x कैसा होगा? साइन x होगा पॉजिटिव और उसमें आगे माइनस लगा है, तो f डैश x की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव, मींस लेस देन 0। तो 0, पाई में जो f डैश x होगा इट विल बी लेस देन 0। ठीक है, नहीं समझ आया? एक बार फिर से देख लें। 0 to पाई के बीच फर्स्ट और सेकंड दो क्वाड्रेंट आए और दोनों क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है? प्लस। अब साइन x तो प्लस रहेगा, लेकिन इस माइनस की वजह से ये कैसा हो जाएगा? फंक्शन f डैश x माइनस। इसलिए फ्रॉम 0 to पाई में f डैश x 0 है। अब अगर f डैश x 0 से छोटा है, अब अगर f डैश x 0 से छोटा है तो ये कंडीशन देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, लेकिन उन्होंने क्योंकि स्ट्रिक्टली वगैरह का यूज नहीं किया तो हम सीधे ह्रासमान लिख देंगे f डैश x। इसलिए दिया गया जो फलन है वो ह्रासमान है। ठीक, अच्छा बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में किसके बारे में बोला? पाई से 2 पाई।
अंतराल पाई कॉमा 2 पाई में, आप देखिए ये हमने फिर इसको बना के आपको दिखाते हैं, इससे आपको ज़्यादा आइडिया अच्छा मिलेगा। पाई से 2 पाई के बीच, तो ये पाई का है और ये 2 पाई का, ये पाई की लाइन है और ये 2 पाई की लाइन। पाई से 2 पाई के बीच मतलब यहाँ पर कौन कौन से चतुर्थांश इसमें आएंगे? इसमें आएंगे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। और अब आप ध्यान से देखें कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा। फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव। अब अगर साइन एक्स नेगेटिव है और एक नेगेटिव उसमें और लग जाए, तो साइन एक्स पहले से ही नेगेटिव है, उसमें एक नेगेटिव अगर ये लग गया तो इसको क्या बना देगा? पॉजिटिव। एफ डैश एक्स उस समय कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। अंतराल पाई कॉमा 2 पाई में जो एफ डैश एक्स होगा दैट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, अतः फलन वर्धमान होगा। अतः फलन वर्धमान होगा। सी पार्ट आप देखिए, सी पार्ट पे एक इंटरवल आपको दिया है 0 से 2 पाई। अंतराल ओपन इंटरवल है फ्रॉम 0 to 2 पाई। अंतराल 0 to 2 पाई एफ डैश एक्स हम जानना चाहते हैं कैसा होगा। इसके लिए फिर एक छोटा सा फिगर मैं बना देता हूं। दिस इज एक्स, एक्स डैश वाई और ये वाई डैश। 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई मतलब ये पूरा यहाँ तक एक चक्कर इसका, क्योंकि जिस लाइन पे 0 पड़ता है उसी लाइन पर 2 पाई भी पड़ेगा, तो पूरा ये एक चक्कर। अब ऊपर जो ये प्रीवियस पार्ट्स आपने किए हैं इन्हीं से आपको पता लग रहा होगा क्या कि 0 से पाई तक के बीच में फलन कैसा है? ह्रासमान। फिर पाई से 2 पाई तक फलन कैसा है? वर्धमान। इसलिए पूरा 0 से 2 पाई में कैसा है? तो 0 से 2 पाई में देखेंगे तो 0 से 2 पाई में कुछ दूर तक ह्रासमान है, फिर आधी दूरी तक वर्धमान है। और लास्ट क्लास में जब इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो ये आपको बताया गया था कि अगर कोई फलन किसी निश्चित अंतराल में ह्रासमान भी हो वर्धमान भी हो तो उस अंतराल में वो फलन ना तो ह्रासमान होता है और ना ही वर्धमान होता है। तो यहाँ लिख देंगे अंतराल 0 to 2 पाई में एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 है तथा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 भी है। इस अंतराल में एफ डैश एक्स के लिए 0 से छोटी भी है 0 से बड़ी भी है, इसलिए दिया गया फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो आधी दूर तक ये ह्रासमान है और बाकी आधी दूर तक वर्धमान है। तो ऐसा जब कोई अंतराल आपको मिल जाए कि उसमें फलन कुछ दूर तक ह्रासमान है कुछ दूर तक वर्धमान है, लेकिन उस अंतराल में पूरा ही ना तो वो वर्धमान है और ना पूरा ह्रासमान है, तो ऐसे फलन को फिर उस अंतराल के लिए हम बोलेंगे कि दिया गया फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। इस तरीके से ये हमने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 9। आप इसे प्लीज नोट कर लें। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 एंड दीज आर द कंडीशंस। तो आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे। अब मैं इन्हें भी हटा देता हूं यहाँ से, ठीक है? तो प्लीज नोट कर लें जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन f पार्ट ए वर्धमान है पार्ट बी ह्रासमान है।
देखो अब क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा बदल गया बेटा। अभी तक आपको अंतराल दिए जाते थे या नहीं दिए जाते थे? आपको अंतराल दिया जाता था और फलन के बारे में पूछा जाता था कि वर्धमान है या ह्रासमान है। इस बार आपको ये बता दिया गया है कि फलन वर्धमान है और ह्रासमान है, तो अंतराल ज्ञात करिए। अब इंटरवल ज्ञात करने के लिए क्या प्रोसेस होगी, क्या मेथड होगी, उसको सभी अच्छे से समझिए जरा। देखिए इंटरवल के लिए क्या तरीका होता है, मैं इसको आपको बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर 10, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। आप सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन दिया होगा उस आप डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, उसका डेरिवेटिव पता लगा लेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x विल बी 2x माइनस 4, ठीक है। 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। पहला तो ये काम करेंगे। दूसरा, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि जो हमारा f डैश x है वो कौन कौन से पॉइंट्स पर 0 हो जाएगा, यानी कि उन्हें हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स हम पता लगाना चाहते हैं। उसके लिए हम करेंगे ये कि अब f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। फिर से अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारा जो f डैश x है वो कौन कौन से बिंदुओं पर 0 होगा, x की कौन सी वैल्यूज के लिए उसका जो f डैश x होगा उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो मैं f डैश इज इक्वल टू 0 ये ले लेता हूँ। f डैश x की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2। ये 4 उधर चला जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 2। जब x की वैल्यू आ जाएगी, अभी एक आई है, किसी किसी में 2 3 वैल्यूज आया करेंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू आ गई उसके बाद एक नंबर लाइन आप बनाएंगे। देखिए आपको तरीका बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप रिक्वायर्ड इंटरवल पता लगा सकते हैं। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर f डैश x 0 लिखा तो x निकाल लिया। अब उसके बाद नंबर लाइन पे इसको शो करेंगे हम। यहाँ इधर की तरफ माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ बीच में कहीं पर 2 आएगा और कोई नंबर आपको इसमें शो नहीं करना। तो पहला इंटरवल जो आपका होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू 2 का होगा और दूसरा इंटरवल 2 से इन्फिनिटी का होगा, ठीक है। अतः संभव अंतराल, क्या क्या इंटरवल बने, एक इंटरवल बना ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2 और दूसरा इंटरवल बना ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी। ये 2 अंतराल बने। अब चेक तो हमें ये करना है कि कौन से अंतराल पर दिया गया फलन वर्धमान है और कौन से अंतराल पर दिया गया फलन ह्रासमान है, हमें ये चेक करना है। उसके लिए आप चाहें तो बाई टेबल आप कर सकते हैं, बुक में भी टेबल बना के उन्होंने दिया हुआ है, या आप चाहें तो ऐसे ही बता सकते हैं। जैसे मैं टेबल बना के आपको दिखाता हूं, आप देखिए उसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आप जब नोट लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरवल, इंटरवल, फिर लिखेंगे f डैश x का चिन्ह, साइन ऑफ f डैश x, और उसके बाद हम बताएंगे कि फलन वो कैसा है। तो नेचर ऑफ fx, ठीक। 3 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे, इंटरवल, इंटरवल का, फिर साइन ऑफ f डैश x का निशान क्या होगा और उसके बाद fx का नेचर कैसा होगा। तो देखिए पहला इंटरवल क्या है, पहला इंटरवल है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 2, दिस इज आवर फर्स्ट इंटरवल। अब इस अंतराल पे देखना है
कि एफ डैश एक्स का निशान कैसा होगा। उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, -∞ से 2 के बीच का, बिकॉज दिस इज ओपन इंटरवल, तो आप -∞ नहीं ले सकते, आप 2 भी नहीं ले सकते। इनके बीच का कोई भी नंबर आप ले लीजिए। -∞ और 2 के बीच बहुत सारे नंबर पड़ते हैं, यहाँ 1 भी आता होगा, 0 भी आता होगा, बहुत सारे नंबर हैं रियल नंबर हमारे पास। कोई भी एक नंबर जो आपको आसान लगे और अच्छा लगे वो एफ डैश एक्स में रखकर चेक कर लीजिए कि इसका निशान कैसा आएगा। कुछ मेरी बात समझ में आई आपको? एक बार फिर से, -∞ to 2 के बीच का कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी नंबर, इसके लिए कोई बंधन नहीं है। उसके बीच जो नंबर आपके पढ़ते हैं उनमें से कोई भी एक नंबर लीजिए और उसे एफ डैश एक्स में रखकर एफ डैश एक्स का साइन देख लीजिए कि क्या होगा। तो -∞ से और 2 के बीच में 0 भी पड़ता होगा कहीं। 0 आसान है, मैंने ले लिया, तो मैं 0 लिख के देखूंगा। यहां जब x की जगह 0 लिखेंगे आप तो ये टर्म 0 हो जाएगा, वैल्यू आएगी -4। तो वैल्यू कितनी आ रही है आई डोंट केयर, वैल्यू का निशान कैसा आ रहा है वो मुझे देखना है। तो वैल्यू का निशान कैसा आ गया? नेगेटिव। अगर इस अंतराल पर एफ डैश एक्स निगेटिव है तो फंक्शन का नेचर कैसा होगा? अब आप सोचे, एफ डैश एक्स जब निगेटिव होता है तो फलन जो होता है वो ह्रासमान होता है। ह्रासमान मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अच्छा, इसके बाद जो सेकेंड इंटरवल है, सेकेंड इंटरवल ओपन इंटरवल 2 to ∞, 2 to ∞ में 2 और ∞ के बीच का कोई भी नंबर आप ले लो, कोई भी नंबर ले लो और उससे एफ डैश एक्स में रख के चेक कर लो। तो 2 और अनंत के बीच में 3 भी आता है, 4, 5, 10 भी आता है, जो मर्जी आप ले लो। हम 3 लेके कर देते हैं। 3 अगर लेंगे, 3 2 6, 6 - 4 + 2, तो वैल्यू कितनी आती है आई डोंट केयर, वैल्यू का निशान कैसा आता है बस उससे में मतलब है। ये वैल्यू का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, वर्धमान फलन। तो आपने देखा फर्स्ट पार्ट में पूछा था कि किस अंतराल पे वर्धमान है, तो आंसर है अंतराल 2, ∞ पर ओपन इंटरवल, फिर से इंटरवल ओपन इंटरवल 2, ∞ पर दिया गया फलन वर्धमान है और ओपन इंटरवल -∞, 2 पर दिया गया फलन ह्रासमान है। दोनों पार्ट के जवाब आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आप देखिए, एग्जाम्पल 11 नंबर एग्जाम्पल पे है बेटा, वे अंतराल ज्ञात करिए। फिर से आपको अंतराल ज्ञात करने हैं जिनमें f of x = 4x³। मैं फंक्शन लिख लेता हूं, f of x = 4x³ -6x² -72x + 30 द्वारा प्रदत्त फलन f पार्ट ए वर्धमान है, पार्ट बी ह्रासमान है। फिर से क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, तो आपको इसमें पता लगाना है कौन से अंतराल पर फलन वर्धमान है और कौन से अंतराल पर फलन ह्रासमान है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मतलब एफ डैश एक्स निकाल लो। मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट एफ डैश एक्स निकालूंगा। x³ का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 3x²। आप जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 12x² -12x -72। ठीक है, अब एफ डैश एक्स = 12 आप कॉमन कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा x² -x -6। इसको फैक्टराइज कर लीजिए जरा, ये 12। इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे x -3 और x + 2। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन क्योंकि आप छोटी क्लासेस से कर रहे हैं इसलिए मैंने नहीं किया इसका।
आप कर सकते हैं, ये आपको आता है। आप जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन यही होगा, आप मल्टीप्लाई करा के देख लेंगे, यही चीज़ आपको मिल जाएगी। अच्छा, क्योंकि हमें तो अंतराल पता लगाना है, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स पता लगाने के लिए हम ये क्या करना पड़ेगा, हमको एफ डैश एक्स 0 रखना पड़ता है। तो x के मानों के लिए x के मानों के लिए f डैश x शुड बी इक्वल टू 0। f डैश x की वैल्यू ये है 12 x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 12 उधर चला जाएगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, एक बार इसको और एक बार इसको लेंगे, इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी वैल्यू 3 और एक वैल्यू आ जाएगी -2। इसको 0 के इक्वल करोगे तो 3 आएगी, इसको 0 के इक्वल करोगे तो -2 वैल्यू आएगी। जब x की वैल्यूज निकल आएंगी उसके बाद हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। ये हमने एक नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन के लेफ्ट एंड पे -∞, राइट एंड पे +∞, and these are the two numbers which I have to show in our number line. Okay, तो -2, suppose this is -2, +3, -2 से इधर रहेगा ना +3, तो ये +3 हमने शो कर दिया। अब इस तरह से देखेंगे कि कितने इंटरवल्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल, तीसरा इंटरवल, तो इस तरीके से 3 अंतराल हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो इंटरवल्स, सबसे पहले पॉसिबल इंटरवल्स, जो संभव अंतराल होंगे वो क्या क्या होंगे उनको देख लीजिए। पहले ओपन इंटरवल -∞ टू -2, ओपन लगेगा क्योंकि आप -2 नहीं ले सकते, -2 आप लेंगे उस वक्त f डैश x आपका 0 के बराबर होगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा वर्धमान है कि ह्रासमान है। और कौन से इंटरवल है, -2 to 3, -2 to 3 एंड द लास्ट वन इज 3 to ∞, 3 से अनंत तक। ये एक अंतराल बना लिया हमने। अब इन्हीं में हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा फलन वर्धमान किस में है, ह्रासमान किस में है। ठीक है, उसके लिए फिर से मैं एक छोटी सी टेबल बना देता हूँ, यहाँ पर मैं वो टेबल बना देता हूँ, आप देखिए। सबसे पहले इंटरवल, ठीक, इसके बाद f डैश x का साइन, साइन ऑफ x, f डैश x, इसके बाद नेचर, कि जो फलन है हमारा उसका कैसा नेचर रहेगा। ये कॉलम थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। ठीक, सबसे पहला इंटरवल है -∞ टू -2, -∞ टू -2। दूसरा इंटरवल है -2 to 3, -2 to 3। थर्ड इंटरवल है 3 to ∞, 3 to ∞। अच्छा, -∞ टू -2, -∞ टू -2, इधर के जितने भी नंबर उनमें से कोई सा भी आप ले सकते हो। आप चाहें -3 ले लीजिए, -3 ले लो, -4 ले लो, -5 ले लो, जो मर्जी आप यहाँ ले लो। मैं -2 के इधर का एक नंबर ले लेता हूँ, -3। आप जरा रख कर देखिए, f डैश x में रखना है, -3 लोगे तो -3 -3 -6, इसका साइन कैसा आ गया, निगेटिव। यहाँ -3 + 2 लिखेंगे आप, तो -3 + 2 कितना आएगा, मतलब इससे नहीं है, निशान कैसा आएगा, इसका भी माइनस आएगा, तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, इसका निशान हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक,
और अगर निशान पॉजिटिव हो गया तो फलन कैसा हो जाएगा? फलन हो जाएगा वर्धमान। ठीक, -2 से 3 वाले में देख लो, तो -2 से 3 वाले में बहुत सारे नंबर पड़ेंगे, एक 0 भी इसी बीच में पड़ेगा। उस 0 को ही आप रख के चेक कर सकते हो। यहाँ 0 लिखोगे तो माइनस, यहाँ 0 लिखोगे तो प्लस। अब ये टर्म माइनस है, ये टर्म प्लस है, तो माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, ये नेगेटिव आएगा। माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव आएगा तो दिया गया फलन कैसा होगा? ह्रासमान। नेचर ऑफ fx, दिया गया फलन ह्रासमान। 3 to ∞ इंटरवल पर, 3 to ∞ इंटरवल पर कोई भी नंबर ले लो, आप 4 ले लो। 4 - 3 पॉजिटिव, 4 + 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव होगा तो दिया गया फलन वर्धमान होगा। इस तरह से इन दो अंतरालों पर दिया गया फलन वर्धमान होगा और इस अंतराल पर दिया गया फलन ह्रासमान होगा। कभी कभी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः -∞, -2 यूनियन 3, इस पर और इस पर दोनों पर फलन वर्धमान है, पर f of x वर्धमान है, तथा अगला फलन क्या है? -2, अगला जो हमारा इंटरवल है जो बचा -2, 3 पर f of x ह्रासमान है। ठीक, तो इस तरह से हमने कर लिया कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हमने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 पर हम आते हैं। एग्जाम्पल 11 हो गया, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 12 पे क्या है लिखा है? अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें प्रदत्त फलन fx = sin 3x। एक फलन है हमारे पास दैट इज इक्वल टू sin 3x। ठीक, तो प्रदत्त फलन fx = sin 3x, और इसमें उन्होंने x के बारे में भी बताया है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 में a वर्धमान है और b ह्रासमान है। आपको ऐसे अंतराल ज्ञात करने हैं जिनमें ये फलन वर्धमान है और ह्रासमान है। ठीक है, बड़ा आसान, और एक इंटरवल उन्होंने दिया भी है। देखो, अभी तक हमें क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 में कोई इंटरवल नहीं देते थे, तो हम लेफ्ट एक्सट्रीम -∞ और राइट एक्सट्रीम +∞ लिया करते थे। इसमें भी हमने यही किया है, लेकिन इस बार क्योंकि हमें ये x की वैल्यूज दे दी हैं कि x जो होना चाहिए वो क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 को बिलोंग करना चाहिए, मींस x का जो लेफ्ट स्ट्रीम होगा वो 0 और राइट स्ट्रीम जो होगा वो π/2 होना चाहिए। अभी देखते हैं, मैं करता हूं, अभी आप देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले फलन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर आपके पास fx की वैल्यू sin 3x है तो f' की वैल्यू क्या होगी? आप देखिए ध्यान से, sin 3x का तो डेरिवेटिव होगा cos 3x, और फिर 3x का क्या होगा? 3 और आ जाएगा, तो sin 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 cos 3x। ओके, अच्छा, तो ये हमने कर लिया f'। अब हम ये मालूम करने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट मालूम करने के लिए f' को 0 के इक्वल रखते हैं। अब x के मानों के लिए, x की वैल्यूज के लिए f' शुड बी इक्वल टू 0। अब f' अगर 0 के बराबर होना चाहिए, 3 cos 3x इज इक्वल टू 0,
3 उधर जाके 0 कर देगा तो हमें मिलेगा cos 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप थोड़ा सा देखें, cos की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 0 के बराबर है। अब cos की वैल्यू किस किस एंगल पर 0 होती है आप थोड़ा सा देखें। एक तो π/2 पर भी 0 होती है और एक 3π/2 पर भी 0 होती है। तो हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू π/2 एंड 3π/2। π/2 पर भी इसकी वैल्यू 0 होगी और 3π/2 पर भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। लेकिन ये 3x है, हमें तो x चाहिए भाई, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी आप थोड़ा देखें। अगर 3x π/2 या 3π/2 है तो उसके लिए x की वैल्यू कितनी आएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 3 इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये π/6 आ जाएगा, π/6। और 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा π/2। ठीक, अच्छा x की ये दो वैल्यूज हमको मिली। अब इसके बाद हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं, उस पर अगर इससे करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ। वैसे तो राइट और लेफ्ट एक्सट्रीम प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हम लेते थे, लेकिन क्योंकि आज x के लिए हमारे पास बाउंडेशन है तो हम एक्सट्रीम में 0 और π/2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया 0 और यहाँ पर मैंने कर लिया π/2। ठीक, आप फिर से एक बार देख लें, मैं फिर से आपको बताऊं कि आपने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 लगाया, इसमें केवल फंक्शन दिया था, ऐसा x के लिए कोई बंधन नहीं दिया था, इसमें भी केवल फंक्शन दिया था, देयर इज नो बाउंडेशन फॉर x। बट इन क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 फंक्शन तो दिया ही है, x के लिए भी एक बंधन है कि 0 से छोटा या π/2 से ऊपर आप नहीं जा सकते। इसलिए जब बंधन नहीं था तो लेफ्ट माइनस इन्फिनिटी और राइट प्लस इन्फिनिटी हम लेते थे, लेकिन जब बंधन होगा तो लेफ्ट एक्सट्रीम 0 लेंगे और राइट एक्सट्रीम फिर हम π/2 लेंगे, फिर हम माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी नहीं करेंगे। अच्छा, 0 से π/2। अब ये नंबर जो हमारी वैल्यूज आई हैं उनको भी देखिए, ये क्या है π/6, π/6 मीन्स 30 डिग्री, इट विल बी समवेयर हियर, π/6। π/2 90 डिग्री, ये तो यहीं पर है, एक्सट्रीम पर ही है। ठीक है, अच्छा अब बस, तो π/2 आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, π/2 ऑलरेडी आपके नंबर लाइन पे बना है। इस तरह से कितने इंटरवल बने, एक ये इंटरवल बना और दूसरा ये इंटरवल बना, 2 इंटरवल्स बने और उनमें भी 0 की तरफ और π/2 जहां होंगे वहां पर हमने क्लोज्ड इंटरवल लगाना है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत आपको ध्यान देना है। अभी तक हम अंतरालों में क्या लगाते थे, ओपन इंटरवल लगाते थे, लेकिन ऑलरेडी जो इन्होंने हमको दे रखा है उसमें इन्होंने 0 की तरफ और π/2 की तरफ दोनों तरफ क्लोज्ड इंटरवल लगाया है। इसलिए हमारे इंटरवल्स में भी जहां 0 होगा और π/2 होगा वहां मुझे क्लोज्ड इंटरवल का इस्तेमाल करना है। अब पहला इंटरवल क्या बना, जो अंतराल बने वो फर्स्ट इंटरवल हमारा बना 0 to π/6। अब अगर फर्स्ट इंटरवल 0 to π/6 है तो आप देखिए उसमें 0 की तरफ मुझे ये क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल यूज करना पड़ेगा। हाँ, π/6 तो दिया नहीं है इसलिए इधर की तरफ ओपन लगाएंगे, तो ये अंतराल बना क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0 to π/6। और एक दूसरा इंटरवल बना π/6 to π/2। अब π/6 to π/2 ऐसा कर दिया हमने। देखो इनके अकॉर्डिंग जहां 0 है वहां भी क्लोज्ड इंटरवल और जहां π/2 है वहां भी क्लोज्ड इंटरवल। बाकी जो हमारी ये वैल्यूज आई हैं π/6 बीच की, इसकी तरफ हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो ये क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0 to π/6 है,
ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल π/6 टू π/2 है। इन बातों का बहुत ख्याल रखेंगे, नहीं देंगे तो हम ओपन लगाएंगे और एक्सट्रीम के लिए -∞ +∞ लेंगे। लेकिन अगर वो ऑलरेडी इंटरवल हमें दे देंगे तो हम एक्सट्रीम के लिए उनके वैल्यूज यूज करेंगे और उन्होंने जहां क्लोज्ड लगाया होगा वहां हम क्लोज्ड लगाएंगे, जहां हम ओपन लगाएंगे वहां हम ओपन लगाएंगे। ये दो अंतराल बने। अब इन अंतरालों पर हमें ये पता लगाना है कि हमारा फलन कहां पर ह्रासमान और कहां पर वर्धमान है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। फिर आप गौर से देखें कि चाहे आप टेबल बना के कर लें चाहे आप ऐसे ही कर लें। मैं ऐसे कर देता हूं, अंतराल 0 to π/6। 0 to π/6 में आप देखें, 0 to π/6 का मतलब 0 ले सकते हैं और 0 और π/6 के बीच का कोई भी एंगल आप ले सकते हैं। आप ध्यान से देखें, हमारा f' कहाँ है, ये f' है। इसी पे आके हम अपनी वैल्यूज लिख के चेक करेंगे। f' में जब आप 0 लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखें, अगर आप x की जगह 0 लिख देंगे तो ये बन जाएगा cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होगी, +1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +3, तो f' कैसा आया, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव मीन्स f' विल बी ग्रेटर देन 0। अतः फलन वर्धमान है। तो ये जो इंटरवल हमारा है इसमें जो हमारा फलन है वर्धमान है। तथा अब अगला अंतराल ले लेते हैं, अंतराल ये वाला इंटरवल ले लेंगे π/6 टू π/2। ये इधर ओपन क्लोज्ड इंटरवल है। तो ऐसे इस अंतराल पे आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि हमारा f' कैसा होगा। कोई भी नंबर ले लो, π/6 30 है और π/2 90। 30 90 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, आप 45 ले लो तो cos 45, या आप देखें ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो जब हम यहाँ पर बाई चांस हमने 45 डिग्री ले लिया, 45 डिग्री, तो जब हम 45 डिग्री लेंगे तो ये 3 π/4 बनेगा। 3 π/4 135 डिग्री और cos 135 की वैल्यू नेगेटिव होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो f' उस समय कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। और अगर आप यहाँ पर π/2 लिख देंगे, क्योंकि π/2 भी तो हम ले सकते हैं, अगर π/2 लिख दिया हमने तो ये 0 के इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, देखो cos 3 π/2 का मान कितना होता है, 0। तो f' किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल भी हो सकता है। इस इंटरवल पे 0 लिखने से क्या आई थी वैल्यू, +3, और इसके अंदर π/6 के अंदर वो 0 से बड़ा होगा, फलन वर्धमान है। लेकिन ये जो इंटरवल आप देख रहे हैं इसमें इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है। कैसे, फिर से देखो, π/6 और π/2 के बीच में π/4 पड़ता है। π/4 लिखोगे तो f' नेगेटिव आएगा, मीन्स लेस देन 0। अगर आप π/2 लिख दोगे तो इसकी वैल्यू 0 की इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः फलन ह्रासमान है। फलन ह्रासमान है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमने एग्जाम्पल नंबर 12 को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। बाकी उन्होंने निरंतर ह्रासमान निरंतर वर्धमान की कोई बात नहीं की है, तो हम उसका जिक्र नहीं कर रहे। उन्होंने केवल वर्धमान बोला, हमने वर्धमान बता दिया। उन्होंने केवल ह्रासमान बोला, हमने ह्रासमान बता दिया कि ये फलन ह्रासमान होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल नंबर 13। सो प्लीज़ आप इसे नोट कर लें, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 13 पर आते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें लिखा है अंतराल ज्ञात करिए। एक बार फिर से आपको इंटरवल्स पता लगाने हैं जिनमें f of x इज इक्वल टू sin x प्लस cos x।
वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 2 पाई द्वारा प्रदत्त फलन f वर्धमान या ह्रासमान है। ये एक फलन है और हाँ, इसमें x के बारे में कुछ दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई, ऐसा दिया हुआ है। हालांकि ऐसा लिखा नहीं है, लिखावट तो अलग टाइप की है उनकी। उन्होंने लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 2 पाई, लेकिन इसके लिखने का मीनिंग यही है कि x की वैल्यू 0 से लेकर के 2 पाई तक होनी चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई। ओके, अच्छा, अब हमें इसके अंतराल पता लगाने की कब फलन वर्धमान होगा और कब ये फलन ह्रासमान होगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आप देखें, सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। fx की वैल्यू sin x प्लस cos x है। अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x और प्लस cos x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा माइनस sin x। ठीक, तो इस तरीके से f डैश x की वैल्यू cos x माइनस sin x के इक्वल आ जाएगी। अब क्रिटिकल पॉइंट्स पता लगाने के लिए या x की वैल्यूज पता लगाने के लिए फॉर वैल्यूज ऑफ x f डैश x शुड बी इक्वल टू 0। f डैश x की वैल्यू 0 के इक्वल कर दें तो cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेज दीजिए तो यह आ जाएगा cos x इज इक्वल टू sin x। इसके साथ 1 ले लें, ये 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा तो ये बन जाएगा sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1। इस तरह से ये बन जाएगा tan x इज इक्वल टू, और 1 tan में किसकी किसकी वैल्यू होती है, तो एक पाई बाई 4 की भी होती है और एक tan में वैल्यू होती है tan 5 पाई बाई 4। 5 पाई बाई 4 मीन्स 225 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम जब कंपेयर करेंगे तो x की हमको 2 वैल्यूज़ मिली। एक वैल्यू हमको मिली है पाई बाई 4 और दूसरी वैल्यू हमको मिलेगी 5 पाई बाई 4। ये x की 2 वैल्यूज़ हमको यहाँ से मिल गई। अब अगर x की ये 2 वैल्यूज़ मिली और ये ऑलरेडी एक इंटरवल आपको दिया गया है, नहीं दिया जाता तो एक्सट्रीम में हम माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी लेते या जो भी करते हैं, पर क्योंकि हमें ये कुछ दे दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग नंबर लाइन पे हम इनको सेट करेंगे। आप देखिए, ये लेफ्ट एक्सट्रीम हम रखेंगे 0, राइट एक्सट्रीम हम लिखेंगे 2 पाई। ओके, अच्छा, ये जो x की वैल्यूज आई इनके बीच में कहीं सेट हो जाएंगी। पाई बाई 4, यहाँ पर पाई बाई 4 आ गया, यहाँ पर 5 पाई बाई 4 आ गया, 5 पाई बाई 4। ठीक है, अच्छा, अब अंतराल जो बने 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो गई नंबर लाइन। ऐसे देखो, एक इंटरवल ये बना, एक ये, एक ये। तो इंटरवल्स क्या बन गए, इंटरवल्स हमारे बने। अब देखो 0 और 2 पाई में इसमें क्लोज्ड इंटरवल लगे हैं, वैसे ही बिल्कुल सोच समझ कर 0 to पाई बाई 4 बना, लेकिन पाई बाई 4 की तरफ ओपन इंटरवल, कॉमा दूसरा क्या बना, दूसरा बना पाई बाई 4 कॉमा 5 पाई बाई 4। क्योंकि इसमें कहीं ये नहीं था इसलिए दोनों में ओपन इंटरवल लगा। और तीसरा हमारा बनेगा इंटरवल जो कि होगा 5 पाई बाई 4 कॉमा 2 पाई, ऐसा, और 2 पाई की तरफ क्लोज्ड इंटरवल। तो इन बातों को बहुत ध्यान आपको रखना है। ठीक, अब हमको ये पता लगाना है कौन से अंतराल पर हमारा फंक्शन वर्धमान है
और कौन से अंतराल पर फलन ह्रासमान है। तो मैं टेबल बना लेता हूं। सबसे पहले इंटरवल लिखेंगे, इंटरवल के बाद हम लिखेंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स, इसके बाद नेचर लिखेंगे, नेचर ऑफ एफ एक्स, नेचर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इस तरह से हमने एक टेबल बना ली। देखिए इस पे। अच्छा, सबसे पहले इंटरवल, इंटरवल हमने ले लिया फ्रॉम 0 to π/4, ऐसा 0 to π/4। दूसरा इंटरवल हम लेंगे π/4 to 5π/4। थर्ड इंटरवल हम लेंगे 5π/4 to 2π, ऐसे। अब इनमें हम इनके निशान चेक करेंगे कि इनके साइन कैसे हैं। ठीक, चलिए चेक कर लेते हैं। 0 to π/4। अच्छा, 0 लिख के देखो जरा, एफ डैश एक्स कहाँ है? दिस इज एफ डैश एक्स, ये है एफ डैश एक्स। जब आप 0 लिखेंगे 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, 1 - 0 पॉजिटिव आ गया। अगर इनके बीच का भी आप लिखेंगे तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू बड़ी और इसकी वैल्यू छोटी, 0 से π/4 के बीच में, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ही इसकी मिलेगी, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो फलन कैसा होगा? वर्धमान, फलन वर्धमान है। π/4 to 5π/4 का चेक करिए, π/4 to 5π/4, π/4 से और 225, 45 डिग्री से 225 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल ले लीजिए। आप 60 लेके चेक कर लीजिए, cos 60 लेंगे इट इज 1/2, साइन 60 लेंगे इट इज √3/2। अब 1 - √3/2, √3 की वैल्यू होती है 1.732। अब 1 में से माइनस करेंगे 1.732, तो यह आएगा 0.732 बट -2/2। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ रही है? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, बट वैल्यू का निशान कैसा आ रहा है, उस वैल्यू का निशान आप देखें कैसा आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। अगर नेगेटिव साइन आ गया तो दिया गया फलन इस अंतराल के लिए ह्रासमान है। इस अंतराल पे चेक करिए, 5π/4 to 2π, 225 डिग्री से लेकर और 360 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल लिख के आप देख लीजिए। तो 225 डिग्री से 360 के बीच में कोई सा भी एंगल आप ले लीजिए। हम ले लेते हैं 270 डिग्री, cos 270 डिग्री माइनस, और ये cos 270 डिग्री की वैल्यू होगी 0। ठीक है भाई, 225 और 360 के बीच लेना है ना आपको, तो 270 ले लीजिए। 3π/2, cos 3π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस ये 0 हो गया, माइनस साइन 3π/2 की वैल्यू, ये वैल्यू आएगी -1। अगर ये -1 आएगा तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? +1। ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अच्छा, अगर 2π लिखते हैं हम इस पर, 2π, cos 2π की वैल्यू 1, साइन 2π की वैल्यू 0, ओके, 1 - 0 पॉजिटिव ही आएगी। अगर पॉजिटिव आएगी तो दिया गया फलन कैसा होगा? वर्धमान। इस तरह से आप देखिए, इस अंतराल पर फलन वर्धमान है, इस अंतराल पर ह्रासमान है, और इस अंतराल पर फलन फिर से वर्धमान है। हम आंसर चेक कर लेते हैं। फ्रॉम 0 to π/4 वर्धमान, π/4 to 5π/4 ह्रासमान, और π/4 to 2π f वर्धमान है। इसी को लिखने का तरीका बदल देते हैं कभी कभी, क्योंकि इन दो इंटरवल्स पे ये वर्धमान है, इसलिए हम लिख सकते हैं
0 to पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 to 2 पाई पर फलन f of x वर्धमान है। ठीक है, ऐसे इन दोनों अंतरालों पर वर्धमान है और पाई बाई 4 कॉमा 5 पाई बाई 4 पर फलन f of x ह्रासमान है। ओके, तो आप देखो ये लिखना जरूरी नहीं था, पर मैंने बता दिया कि अगर दो अंतरालों पर वर्धमान होगा या दो अंतरालों पर ह्रासमान होगा तो आप उसे कैसे लिख सकते हैं, यूनियन बना के भी लिखा जा सकता है इस तरह से। तो ये हमने कर लिया एग्जाम्पल नंबर 13। तो हमारे सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं। अभी हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, एक्सरसाइज 6.2। ओके, आप प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लें, फिर हम एक्सरसाइज 6.2 करते हैं। ठीक है।